गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो प्रोबेबिलिटी में हम देख रहे थे सैम्पल स्पेस देखे, इवेंट देखे, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखे, उसके बाद में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट के बारे में बात करी। तो एक रिवीजन हम ले लेते हैं। इसमें स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों भी आ गए। छोटा सा यूनिट है, बस हमने थोड़ा इसका लॉजिक थोड़ा अच्छा डेवलप करे थे और अच्छा खासा डेवलप करे थे। आज थोड़ा इसका एक रिवीजन कर दे, क्योंकि आज हम यूनिट नया स्टार्ट नहीं करेंगे। हम नया स्टार्ट यूनिट करेंगे मंडे के दिन, ठीक है। और मंडे के दिन हम टाइम जो है मंडे का, यानी जब मंडे लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1:15। कौन सा रहेगा? 1:15 एट 1:15 PM, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या। गुड आफ्टरनून ऑल। चलो सही बात है। प्रोबेबिलिटी में क्या था, तो जो बातें एक रिवीजन शेड्यूल्ड कर दे। इसके बाद में कौन सा यूनिट लेना है मैं आपसे पूछ लूंगा कि इसके बाद में कौन सा यूनिट हमको लेना है, कौन सा यूनिट लेना है। वैसे इसके बाद में देखो जरा कमेंट बॉक्स वगैरह में बताओ, अपना चैट बॉक्स जो है उसमें देख लेते हैं कहाँ पर है स्टोरी। हाँ, गुड आफ्टरनून स्वराज, अमन, अमान, अच्छा अमन है, अमान है, ओके सर। गुड आफ्टरनून ऑल, ठीक है। तो वेरी इजी लेसन, इजी था, बस इसमें कुछ बातें समझने वाली बात थी। तो थोड़ा एक रिवीजन ले लेते हम, क्योंकि मंडे से हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। मंडे एट 1:15 PM, राइट, यानी 12-1 बजे अपन 1-1:15 बजे शुरू कर देंगे। 1:15 अराउंड 1:15 टू 2 ये हमारा 10th का रहेगा, और 2:15 टू 3 ये हमारा 9th का रहेगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में हमने मोटे मोटे कितने पॉइंट देखे थे। तो सबसे पहला पॉइंट, रिवीजन की बात करें, पूरे यूनिट को क्लब कर लेते हैं। अब जरा एक फ्लो चार्ट बना लेते। क्या मेन जो पॉइंट था इसमें वो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की मीनिंग क्या होती है, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से जान गए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जिसका रिजल्ट रैंडमली आता है, राइट। जैसा मानकर चलते कि हमारे पास में एक कॉइन है, एक कॉइन को टॉस करे तो रिजल्ट हेड आएगा या टेल आएगा, फिर से टॉस करे तो रिजल्ट में भी हेड और मे बी टेल, फिर से टॉस करे तो अगर हमने ऐसा थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स भी कॉइन टॉस करे तो रिजल्ट का आउटकम एग्जैक्टली क्या आएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन क्या आ सकता, हेड आ सकता या तो टेल आ सकता, एंड दैट विल हैपन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। हम वो रिपीट करेंगे तब भी वही शक्यता रहेंगी, पॉसिबिलिटी वही रहेंगी कि भाई हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से देखो, ओके ठीक है। संध्या इंगड़े, स्वराज बेटा, रिया राउत न्यू ज्वाइनिंग है शायद से आप। तो मुझे नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करना है थोड़ा भी आप बता दो। देखो हम बरोबर चल रहे हैं, बफर हो रहा है नहीं, ओके। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग समझ गया। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब तब रिजल्ट क्या क्या आएंगे ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएंगे ये पता नहीं है। कॉइन के केस में हेड आएगा टेल आएगा पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो में से कोई है। डाइज रोल करेंगे सॉरी, डाइज रोल करेंगे तो अपर फेस जो हम बोलते हैं ना, जब हम सांप सीढ़ी खेलते तो ऐसा फेंकते हैं, तो अपर फेस पर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 7 तो नहीं आ सकता, 0 तो नहीं आ सकता, और 1 to 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। सर वो डाइस थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो कुछ भी नहीं आया, वैसा नहीं होता है। हम बोलते हैं कि आइडियल एक्सपेरिमेंट वो रहता है कि आपको 1 से लेकर 6 के बीच का एक आधा नंबर अपर फेस पर मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिलेगा ये पता नहीं है, तो उसके हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक हमने टर्म अच्छे से क्लियर कर लिए थे। प्रोबेबिलिटी में जहां तक के 10th का सवाल है, ठीक है, तो 10th का पोर्शन जो है बहुत लिमिटेड है। जहां तक के 10th का सवाल है, आपके पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से है? एक है एक कॉइन को टॉस करना, टॉसिंग ए कॉइन, ठीक, ये पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसका आपको सैंपल स्पेस निकालते आना चाहिए। तो जनरल सैंपल स्पेस क्या रहता? एक तो हेड रहता या तो टेल रहता, इसके अलावा कुछ नहीं। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इसके क्या रहते? n ऑफ s, तो इसमें कितने टोटल? 2। ये एक पार्ट है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है?
2 coins tossed simultaneously, ठीक है, 2 coins tossed simultaneously का मतलब क्या हो गया? देखो मैंने बताया था बहुत अच्छे से, 2 कॉइन एक साथ में टॉस करना, इसका मतलब क्या होता है? उसको ये बोलना है कि आपके दोनों हाथ में 2 कॉइन है और आप दोनों के एक साथ में फेंक रहे, तो दोनों का जो रिजल्ट आया वो एक साथ एक पेयर में लिखना है बनाकर। तो उस समय सैंपल स्पेस क्या रहेगा? दोनों भी हेड हेड आ सकते, या तो हेड टेल आ सकता, या तो टेल हेड आ सकता, या तो टेल टेल आ सकता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर लेते खुद का कि सर हेड टेल और टेल हेड दोनों तो एक नहीं है। बिल्कुल भी एक नहीं है। ये कॉइन है, ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, इसको मैंने ऊपर फेंका, इसका हेड आया, इसका टेल आया, राइट? तो हेड टेल। फिर से फेंका, इसका टेल आया, इसका हेड आया, टेल हेड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका हेड आया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में इसका टेल आया, तो ये उसका मीनिंग हो गया। तो हेड टेल और टेल हेड दोनों भी अलग अलग है। यहां पर हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आते हैं हमारे पास में? 4। वैसे भी मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, क्या नंबर ऑफ फेसेस, जितने उसके फेस है उतने का पावर कितने बार टॉस हो रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अब हमारे पास में कॉइन के फेस तो 2 रहते, तो अगर हम एक ही बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 to the power 1 मतलब 2 सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में 2 आएंगे। यहाँ पर हमने क्या करे, यहाँ पर फेसेस तो 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 2 टाइम्स टॉस कर रहे तो बन गया 4। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ गए, ये आगे। फिर उसके बाद में 3 कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे, देखो याद आ रहा होगा आपको। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड मतलब तीनों कॉइन टॉस करे हमने साइमल्टेनियसली, एक रखे हमने तीनों भी कॉइन और एक साथ में फेंके, फिर वो नीचे गिरे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है? तो लिखने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था कि इसको सैंपल लिखते कैसा है। तो सबसे पहले हेड 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 लिख दो, फिर बाद में इसमें एक टेल की एंट्री करो, एक बार लास्ट में करो, एक बीच में करो, एक पहले करो, तो हेड हेड टेल करो। फिर बाद में इसी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो, फिर इसी को ऐसा शिफ्ट कर दो, टेल हेड हेड, ये बन के सब तीनों की तीनों चारों अलग अलग। फिर बाद में टेल 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 करो। अब इसमें एक हेड की एंट्री करो, पहले सबसे लास्ट में हेड डालो, फिर बीच में हेड डालो, ठीक है, और फिर पहले में हेड डाल दो, ये ऐसा। तो इसमें से क्या होगा? आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से उसको लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ जाते हैं यहाँ पर? 8, राइट। और ये कैसे आते हैं? देखो फेस कितना है, अगेन फेस, इसके फेस मतलब क्या क्या आ सकता, तो वो 2 ही है। कितने बार कॉइन टॉस हो? नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 बार, 3 टाइम्स कॉइन टॉस, तो 2 to the power 3 दैट इज 8, और ये भी आ गया। सर 4 कॉइन्स टॉस एट ए टाइम, तो 2 to the power 4 मतलब 16 आना चाहिए, लेकिन वैसा क्वेश्चन मेरे जानकारी में आपके सिलेबस में नहीं है। ओके सर प्लीज 10th के ग्रुप में ज्वाइन करवा दो। हाँ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग, अरे यार फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रहता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, आप पैसे कमाते, फिर सेविंग कितना करें, एक्सपेंडिचर कितना करें, उसके बाद में आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, फिर अगर इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट के तरीके कौन कौन से हैं? शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं आप, बॉन्ड्स है, राइट। फिर आपने देखे होंगे वो SIP वगैरह आता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो उसको खर्च कैसा करना, सेविंग कैसी करना, और सेविंग वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट कैसा करना, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हुई है। लेकिन अभी आप पैसे कमा नहीं रहे तो काय को 10th में डाल दी इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, उसको ले लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग लास्ट में भी लिए तो भी चल जाता, कुछ ऐसा जो ऐसा मैं तो उसको खेलते खेलते पढ़ा दूंगा आपको, हर यूनिट में एक आधे बार बता दूंगा। एक रहता है SIP, देखो SIP समझ लो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। बड़े बड़े कंपनीज रहती है ना, बड़े बड़े कंपनीज रहती है, वो क्या करती है? चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता है, जैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मेरा एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स में, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी। वो क्या करते? SIP, आप SIP समझो छोटा सा पार्ट, हम यूनिट तो लेंगे, डोंट वरी। SIP इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे अभी 10th में है, 2 साल के बाद में 12th में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर अर्निंग शुरू करेंगे, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, आई एम मास्टर बैकग्राउंड, मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA हूँ, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप SIP स्टार्ट करना जिंदगी में, जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सबसे पहले SIP स्टार्ट करना, ठीक है। SIP मतलब क्या होता है कि आपको मंथली कुछ अमाउंट आपके SIP के अकाउंट में
फॉरवर्ड करना है। सर अकाउंट कौन सा रहता है? तो अकाउंट क्या रहता, आपका बैंक अकाउंट रहता। बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट होते। आप जो डेट बोलेंगे वो डेट को फॉर्म में लिखा लेते हो, कि एक फॉर्म देते हैं आपके पास में, उसमें वो डेट लिखते कि 15 तारीख को इस मंथ के, हर मंथ के 15 तारीख को आपके 5,000 रुपये अकाउंट से डिडक्ट होंगे, मतलब 5,000 रुपये वो आपसे लेंगे। ठीक है, तो एक महीने में 5,000, ऐसे 12 महीने में 60,000 वो आपसे लेंगे। लेकिन उसमें क्या होता कि सर 5,000 अगर हमको उनको देना है तो हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रहना चाहिए 14 तारीख को, 14 को, क्यों 14 को उनका प्रोसेस शुरू होता, 14 और 15 को, 15 को डन होता, 16 को आपको मैसेज आया था कि आपके अकाउंट से 5,000। फिर वो 5,000 गए कहाँ? तो वो क्या करते, जैसा HDFC एक बैंक है, वो क्या करते, ऐसे हजारों कस्टमर से SIP से पैसा कलेक्ट करते, फिर उनके पास बहुत बड़ा पैसा आ जाता। वो पैसे से वो कोई एक इन्वेस्टमेंट करते, मतलब एक आधी बिल्डिंग बना लेंगे, अपार्टमेंट बना लेंगे, मतलब छोटे टर्म में बोल रहा हूँ मैं, अपार्टमेंट बना लेंगे, या किसी को बड़ा सा लोन देंगे। ठीक, वो वहां पर इन्वेस्ट करते, मतलब अपने से पैसे जमा करते और एक बड़े जगह इन्वेस्टमेंट करते। अब बड़े जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, फिर वो बहुत बड़े रिटर्न का मतलब प्रॉफिट का कुछ शेयर वो अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने SIP उनकी परचेस करी थी, उनको बांट देते। फिर एक साल में हमारे 60,000 जमा हुए तो पॉसिबल है कि 60,000 के आपके 70 हो जाए, लेकिन एक साल में 60,000 के 70,000 होना, हमने 60,000 एक साथ तो नहीं देते, ये हमारा प्लस पॉइंट रहता। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट सिस्टमैटिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी और इन ए बैंकिंग मैकेनिज्म और इन एनी HDFC या ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या L&T है या इमर्जिंग फंड है या बहुत सारे हैं बहुत सारे फंड्स है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो। सर अगर ऐसा कभी हुआ कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे और हमारी 15 तारीख आ गई, तो फिर कुछ नहीं है, वो पैसे लेंगे नहीं आपके पैसे। जब अकाउंट में 3,000 होंगे और वो 5,000 का चेक डालेंगे तो वो चेक लगेगा नहीं, है ना, आपका पैसा 3,000 एज इट इज वैसे ही रहेगा। उसको बोलते हैं SIP। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसका नाम सिस्टमेटिक क्यों दिया? कि एक मंथ की डेट एक फिक्स हो जाती है कि ये डेट को आपको 5,000 रुपये आपके डिडक्ट होने वाले हैं, आपको वहाँ पर तरतूत कर देना पड़ेगी, वहाँ पर मेंशन कर देना पड़ेगा, 14 तारीख को आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो समझेगा, थोड़ा सा मैंने सिर्फ हिंट दिया। ओके सर, सर्कल लीजिए, अरे रुकना यार। ओके ठीक है, तो ये हो गया एक आपका क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक SIP हो गया, SIP। दूसरा रहता मार्केट। मार्केट कौन था? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट सुने होंगे आपने, बराबर, शेयर मार्केट में पैसा डाले तो इतना हो जाता, उतना हो जाता, राइट, इस टाइप का रहता है। उसमें भी फिर एक इक्विटी मार्केट रहता, इक्विटी मार्केट इसको बोलते हैं, इक्विटी स्टॉक मार्केट। इक्विटी मतलब क्या होगा? अब बहुत बड़े बड़े टर्म्स है ये, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। क्या हमारे पास में इंडिया में 2 एक्सचेंजेस है, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, और एक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करते, ये हमारा पैसा, हम इनके थ्रू हमारा पैसा लगाते हैं। यानी मानकर चलते मेरे पास में 10 लाख रुपए है, मैंने क्या किया, रिलायंस के कुछ शेयर खरीदी करा। अभी रिलायंस के कुछ शेयर प्राइस होगा मानकर चलते 2,000 रुपये, है ना, 2,000 2,500 कुछ तो भी होगा, 2,000 रुपये। मैंने 10 लाख रुपए में क्या करा, तो 5 शेयर आते 10,000 के आएंगे, 50 शेयर 1 लाख के, और 500 शेयर रिलायंस के खरीदी करा। मैंने 500 शेयर खरीदी करा, रिलायंस की शेयर प्राइस बढ़ी तो उतना प्रॉफिट डायरेक्टली मेरा होगा, और शेयर प्राइस कम हुई तो उतना लॉस मेरा होगा। तो ऐसा डायरेक्टली स्टॉक में या शेयर में इन्वेस्ट करना, वो इक्विटी मार्केट कहा जाता है। कि भाई आप पैसा लेकर आपके अकाउंट में बैठो, आप वो परचेस करो, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट होगा तो फिर आप वो विड्रॉल कर सकते एनी टाइम, कभी भी कर सकते। जब आपको लगा कि शेयर मार्केट का, अपन ने एक 2,000 का शेयर लिए थे, वो अभी 3,000 का हो गया तो बेच दो, 2,500 का हो गया तो बेच, लेकिन इतना फास्ट कोई शेयर वगैरह बढ़ता नहीं है। तो वो है स्टॉक मार्केट वाला केस है। ठीक है, नो सर, ओके सर, क्या बोल रहे हो अमन साहब, क्लियर? हाँ, अच्छा क्लियर, हाँ क्या है, ठीक है। तो हम बात करें चलो प्रोबेबिलिटी की, फाइनेंशियल प्लानिंग तो बाद में करेंगे। पैसा रहता है ना, जब पैसा आता है तो उसका इन्वेस्टमेंट जरूरी है, एक प्लानिंग जरूरी है, बराबर। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गुरु रहते हैं मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, तो हमने कॉइन्स के बारे में बात करें। कॉइन्स आपको 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, या तो एक ही कॉइन है। दूसरा पार्ट क्या है, डाइज का है। डाई बोलते हैं ना उसको, डाइज। ठीक है, डाइज मतलब वो क्यूबिकल एक रहता है आपका,
क्यूब जैसा और उस पर नंबर रहते हैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी है, इसमें दो कैटेगरी है, कौन सा? अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, मानकर चलते अ डाइस इज थ्रोन, रोल बोल दो, थ्रोन बोल दो, एक डाइस को रोल कर दिए तो सैंपल स्पेस इसका तो बहुत सिंपल आता है यार, 1 2 3 4 5 6, राइट। यही नंबर रहते हैं। आपने खेले होंगे स्नेक एंड लैडर, स्नेक एंड लैडर गेम, उसमें 1 2 3 4 5 6। फिर क्वेश्चन इस पर ही आते हैं, क्या भाई बताओ क्या कितने बार ऑड नंबर आएंगे या कितने बार इवन नंबर आएंगे, राइट। तो उसका आप इवेंट आप क्रिएट करते हो, क्या गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग इवन नंबर तो आपको पता है, गेटिंग प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम, ठीक है, 2 इज ए प्राइम, गलती मत करना, 2 इज ए प्राइम, 3 इज ए प्राइम, 5 इज ए प्राइम, 1 3 5 ऑड, 2 4 6 इवन, perfect square number 1 and 4, right? Number divisible by 5 only 5, number divisible by 3 and 6, number divisible by 4 only 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में सैंपल पॉइंट कितने आ गए टोटल? 6, 1 2 3 4 5 6। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कितने? 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब कि आपके हाथ में 2 डाइज है, तो दोनों को फेंका मैंने, पहले में 4 आया, दूसरे में 6 आया नंबर अपर फेस पर, अपर फेस के नंबर काउंट किए जाएंगे तो पेयर में लिखे जाते हैं। और उस समय हम सैंपल स्पेस कैसा निकालते हैं तो मैंने बताया था आपको, ये 1 1 लिख लो, देन ये 1 2 लिखो, ओके, उसके बाद में 1 3 लिखो एंड सो ऑन अप टू 1 6 लिखो, राइट। उसके बाद में 2 1 लिखो, देन 3 1 लिखो, उसके बाद में ऐसा करते करते 6 1, देन ये 6 2 and so on up to 6 6, right? लॉजिक वही, नंबर ऑफ फेसेस, ये लॉजिक कौन सा है? फेस टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? फेस, कितने फेसेस है टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम ये रोल किया गया, ये एक ही बार रोल किया गया। अ डाइज इज थ्रोन, एक ही बार है, तो ये 6 कैसा आया? 6 टू द पावर 1, क्योंकि 6 फेसेस थे ना, करके 6, और ये 2 टाइम्स, डाइज आर थ्रोन 2 टाइम्स, तो 6 टू द पावर 2 मतलब 36। यानी हमारे पास में इसके सैंपल पॉइंट कितने आए थे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज व्हाट? 36, राइट। 3 डाइज आर थ्रोन, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक के आपके सिलेबस में पूछा गया नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज पार्ट आप ऐसा समझ के चलो कि 3 डाइज आर थ्रोन देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 6 टू द पावर 3, और 6 क्यूब कितना रहता है? 216 रहता है। ओके, चलो डाइस के बारे में भी हमने बोल दिए थे। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में थे कार्ड्स पर थे क्वेश्चंस। अच्छा, एक काम रुको, एक स्पेशल केस था, कौन था? डाइज एंड कॉइन, डाइज एंड कॉइन थ्रोन साइमल्टेनियसली, और डाइज इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो उस समय डाइज एंड कॉइन एक साथ साइमल्टेनियसली, तो एक साथ इसका सैंपल स्पेस पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हेड के साथ में सबके सब आ जाएंगे, H1 H2 H3। पॉसिबिलिटी क्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स H5 H6, राइट। और फिर बाद में T1 T2 T3 T4 T5 T6। सर ये कितने आते? ये टोटल आते 6। ये कैसे आते? क्योंकि डाइस के रहते टोटल 6 और कॉइन के रहते टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स, इसके टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स, तो 6 × 2 दैट इज 12। ये ऐसे आते हैं वो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट था। फिर इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद में कार्ड्स के बारे में हमने बात करे थे, कार्ड्स के बारे में, राइट। कार्ड्स में हम सिर्फ सैंपल स्पेस देख रहे हैं अभी। कार्ड्स में क्या होता है? हमने बोले थे कौन कौन से कार्ड्स रहते हैं रे भाई? डायमंड रहता है, ठीक है। ओके, थोड़ा एक बफरिंग आ रहा था शायद, राइट। तो हम बात करेंगे, देखो कहाँ तक के अटके आप, देख लेते एक बार जरा। सर नेटवर्क इशू, अच्छा अमन, ओके स्टार्ट हो गया। अच्छा, कहाँ से अपन थे? देखो यहाँ तक आ गए थे हम, डायमंड,
डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड, ये देखो ऐसे कार्ड्स, मतलब कैसा है, ये जुआरी लोगों का काम है, अपना काम नहीं है करके वो नेटवर्क इशू आ गया था शायद, है ना। ऑल राइट सर, ओके ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, ये गैम्बलर लोगों का काम रहता है कार्ड्स वगैरह पढ़ाना, जुआरी लोग जो रहते हैं वो लोग पढ़ाते हैं, हमारे सिलेबस में है करके मेरे ख्याल से हमारे को नेटवर्क इशू आ रहा होगा, ठीक है। अब ये टोटल कार्ड्स कितने रहते हैं, देखो डायमंड के रहते हैं 13, क्लब के रहते हैं 13, हार्ट के रहते हैं 13 और स्पेड के रहते हैं 13, तो टोटल 52 कार्ड का वेल शफल्ड पैक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वेल शफल्ड पैक, ठीक। अब ये तो हो गया हमारे सब सैंपल स्पेस जो हमने देखे थे, देखो कहां से स्टार्ट करें हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे ये, ओके ठीक है। सेकंड जो टर्म थी वो थी इवेंट, इवेंट हम सिर्फ 10th के सिलेबस को ही थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इवेंट मतलब क्या होता, इवेंट मतलब जो हमने टोटल आउटकम लिए उसमें से किसी एक बात को पकड़ लेना, ठीक है। जैसे हमने कॉइन को टॉस करे तो गेटिंग हेड इज माय इवेंट, तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद में सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं 2 और गेटिंग हेड का पॉइंट आता है 1, तो हम क्या बोलते हैं कि इवेंट के लिए सैंपल स्पेस लिखना, इवेंट के लिए स्पेस लिखना। मानकर चलते अगर आपने बोले, एग्जांपल बोलता हूं मैं, चलो हमने डाइज इज थ्रोन और डाइज इज रोल्ड, डाइज इज रोल्ड, सब उसको डाई बोलते हैं, डाइज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या आता, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब सैंपल पॉइंट सब आ गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल पॉइंट आ गए। अब हमको इवेंट इसमें बोलना है तो गेटिंग एन ऑड नंबर, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो गेटिंग एन ऑड नंबर को मैं एक इवेंट बोल देता हूं, ठीक है। इसमें से कुछ स्पेशल केस आ गया, गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब इसमें से थोड़े कुछ कम, यानी हम सबसेट बोल सकते। इवेंट इज ए बेसिकली सबसेट ऑफ ऑड सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जितना रहेगा, देखो सैंपल स्पेस तो बहुत बड़ा था, उसमें से ऑड नंबर निकालना मतलब 1 निकालना, 3 निकालना, 5 निकालना, तो 1 निकालना, 3 निकालना, 5 निकालना, ये हो गया हमारा एक इवेंट का सैंपल पॉइंट। तो अगर मेरे टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट 6 है तो इवेंट के एलिमेंट मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। एक तो 5 रहेंगे, 4 रहेंगे, 3 2 या 1 रहेगा, या हो सकता है 0 रह जाए, मतलब नो एलिमेंट्स। लेकिन ओके ठीक है, अरे बरोबर है क्या, तो आपको देखो लॉजिक समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चंस इसके आप कैसे भी अटेम्प्ट कर लोगे, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, और सबसे लास्ट का पॉइंट क्या आता है फिर हमारा सबसे पॉइंट का आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is basically number of element present in an event upon total number of sample space, total element of sample space, right। अब जो वर्डिंग जो यूज करते हैं क्वेश्चंस में कि मिनिमम 2 हेड आना चाहिए, 3 कॉइन टॉस हो रहे तो मिनिमम 3 हेड आने को होना, मैक्सिमम 2 हेड आने को होना, 9 हेड आने को होना, या तो फिर डाइस को रोल करे तो प्राइम नंबर गेटिंग एन प्राइम नंबर, या गेटिंग एन इवन नंबर, या गेटिंग एन ऑड नंबर। अगर हमने कार्ड्स को थ्रोन करे तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 4 एस कार्ड है तो वो 4 में से एक लेना पड़ेगा, यानी 4/52, ये गेटिंग एन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आती। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि एक बैग में आपने ब्लू बॉल रखे, रेड बॉल रखे, ग्रीन बॉल रखे, ब्लू 5 रखे, रेड 10 रखे और ग्रीन 15 रखे, तो टोटल 30 आ गए। गेटिंग ए ब्लू बॉल तो 5 टोटल 30 यानी 1/6 की प्रोबेबिलिटी। गेटिंग एन रेड ग्रीन बॉल जो कि 15 थे, 15 टोटल यानी 30। तो जिसमें से निकालना है उसके टोटल सैंपल, उसके टोटल एलिमेंट पहले लिखना पड़ेगा। जैसा ग्रीन के 15 थे, ठीक है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, यानी यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ ब्लू है, रेड है, ओके, और ग्रीन है, ठीक है, और ये एक बैग में रखे हुए हैं, ब्लू बॉल कितने 5 है, रेड कितने 10 है, ग्रीन कितने 15 है, और हमको बोले क्या फाइंड दी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। आपने हाथ डाले इस बैग में और उठाए और बोले कि भाई रेड बॉल निकलना चाहिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड टोटल कितने थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आएंगे, टोटल रेड थे 10, और हमारे पास में टोटल कितने थे 30, यानी 1/3 ये उसकी रहेंगी प्रोबेबिलिटी 10/30। दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन, ओके, वी ऑलरेडी डन वंस।
अरे 1/6 नहीं 1/3 ना, अच्छा अच्छा ठीक है, अब दूसरा कोई प्रॉब्लम कर रहे थे क्या? 10/30 यानी आ जाएगा हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, कुछ मेरे ख्याल से तो कुछ बाकी नहीं रहा, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, देखो मैंने बताया था उस दिन, क्या एक हमारे पास में ए फेस है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, उसके बाद में फिर से ए है और फिर से यहाँ पर ई है, ठीक है। तो टोटल ये कार्ड्स है 6, एक पर ए लिखा हुआ है, एक पर बी है, एक पर सी है, एक पर डी है, फिर से एक पर ए है और फिर से एक पर ई है, राइट। तो टोटल यहाँ पर सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने आ गए? टोटल 6। अब गेटिंग ए ऑन अपर फेस, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें ए कितने बार है, एक बार है, 2 बार है, तो मतलब 2 बार अपॉन टोटल कितना है 6, यानी 1/3, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। गेटिंग व्हाट? ई ऑन द अपर फेस, तो ई एक ही बार है, देखो एक ही बार है, मतलब एक ही बार उसका इवेंट, उसका सैंपल पॉइंट आने वाला है, दैट इज 1/6। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बहुत बार आपके पास में बोला जाएगा कि भाई 6 कार्ड है, एक बैग में रखे हुए हैं, है ना, बैग में देखकर तो कोई भी निकाल लेगा, बोलेंगे यार ए निकालना है, कि ए को उठा लिया और ले लिए। एक बैग में ये रखे हुए थे, कहाँ पर? एक थैले में, कौन सा थैला था? देखो ये वाला, ये एक थैला था, इसमें रखे हुए थे। और आपको क्या बोला गया? हाथ डालो, आंखें बंद करो, हाथ डालो और निकालो, आंखें बंद करो, हाथ डालो और निकालो, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बरोबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इमेजिन करो कि आपके पास में 6 कार्ड है और 6 के 6 पर ए लिखे हुआ है। आपके पास में 6 कार्ड है, इस पर भी ए है, यहाँ 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 पर भी ए है और यहाँ पर भी। मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ, आपको लॉजिक समझो। और आपको पता नहीं है, आपने ये थैला उठाकर रख दिया एक जगह पर और दूसरे किसी आपके दोस्त को बुलाया और बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑन द अपर फेस, और क्या बोला गया कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी एन ऑफ एस कितने? टोटल 6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो पहली बार हाथ डालेंगे निकालेंगे तो उसको ए मिलेगा, दूसरी बार डालेगा निकालेंगे, फिर से रिप्लेस कर दे, फिर दूसरी बार डालेंगे निकालेंगे, ए मिला, तीसरी बार डालेंगे, तो दूसरा कोई है ही नहीं ना। तो टोटल कितने? 6, यानी हर बार आपको पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी? 100% ए निकलेगा, मतलब अरे जब है ही ए तो निकलेगा ए, हर बार अगर ए निकल रहा है मतलब आई एम वेरी डैम श्योर कि कभी भी आप हाथ डालो उसमें तो आपको ए ही मिलेगा। तो टोटल कितने बारी है? ओके, करेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद का यूनिट फाइनेंशियल प्लानिंग मैं आपको टुकड़े टुकड़े में बता दूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग आप एक दिन में नहीं कर सकते। एसआईपी मैंने बताया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में कुछ डेप्ट वगैरह ये वो तो मैं छोटी छोटी टर्म्स बता दूंगा। हम दूसरे यूनिट्स लेंगे, इन बिटवीन एक आधे दिन मन करेगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक आधा पार्ट उसको ले लेंगे, बराबर, एक आधे उसको मन बात करेगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट कितने टाइप से करना चाहिए, इसके बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। हमारे पास में पैसा है, हम अभी किंग है, मतलब आप, तो अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए है तो आपके पास में ऐसे हजारों वेज है उसको इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना, या डिमांड ड्राफ्ट निकालना, या रिकरिंग डिपॉजिट में आरडी में रखना, या एफडी में रखना, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, अलग अलग, या गोल्ड में रखना। तो हमारे पास में पैसा है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, और वही बोलता जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस आपके पास में है तो उसकी प्लानिंग कैसा करते हैं। एंड व्हाई टू डू प्लानिंग, क्योंकि पैसे अगर आपके पास में है तो वो अनसिक्योर्ड हो गए, लेकिन अगर वो कहीं इन्वेस्टेड है, सही जगह इन्वेस्टेड है ना, ब्लंडर कंपनी में डाल देंगे तो पैसा डूब जाएगा पूरा, यानी वो हंसल मैसा जैसा केस हो जाएगा। तो हमारे पास में अगर पैसा है तो हम उसको सही जगह डालते तो वो आपको पैसा बना कर देगा। हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी करते हैं, दैट इज नॉट गुड, तो वो भी एक पार्ट रहता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इक्विटी मार्केट रहते हैं और अलग तरीके भी है पैसे बढ़ाने के, तो वो आपके सिलेबस में बता दिया कि किस टाइप से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास में लेने के लिए एक तो सर्कल है या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मेरे हिसाब से सर्कल को थोड़ा एक समय और लगना चाहिए, 1 या 2 यूनिट के बाद में हम सर्कल लेंगे। सर्कल में एज सच थ्योरम्स बहुत ज्यादा है,
तो थ्योरम्स हमको मेमोराइज करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा उसको मेमोराइज भी कैसा करते हैं, लेकिन उसको 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे बहुत तक के। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जब मैंने लिया था तब मैंने बहुत सारा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डील करा था और बहुत सारी बेसिक बातें भी आपको बताया था। मतलब आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा फास्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फास्ट हो जाएगा तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही आगे का पार्ट सर्कल समझा जाता है। स्ट्रेट लाइन या सर्कल वो ज्योमेट्री में आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, 2D में आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 2D वाला है, 2 डायमेंशनल है, और एक सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, 2D देखेंगे, उसके बाद में उसमें सर्कल डालेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर 25 दिन में 25 दिन में पैसा डबल, अरे ऐसे फालतू की स्कीमा में डालना नहीं भाई, हैं? 25 दिन में पैसा डबल कहाँ पर है, मेरे पास में ला, मैं तेरे को 1 रुपया दूंगा, तूने मुझे 2 रुपये ला देना है। 25 दिन में जोक सपाट, ऐसा कुछ रहता नहीं, ये डबल वो डबल, पैसा बनता है दिमाग से, फालतू के सजेशन से नहीं बनता, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। स्टिल 25 दिन में पैसा डबल, ये कहाँ देख डाला तूने, मुझे भी बता देना भाई, मैं भी दे दूंगा तेरे को पैसे, 2-4 करोड़ तूने रख लेना, ठीक है। चलो जोक सपाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी ऑन मंडे, विल सी ऑन मंडे एट 1:15, ठीक है। तो 1:15 हमारा टाइम रहेगा मंडे को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बता दूंगा पैसा कैसा बनता है बाद में, थोड़ा थोड़ा करके, राइट, ठीक है। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन चलो बाय बाय।